उसने तुरंत फोन काट दिया और फिर से अपना ध्यान पार्टी पर लगाने की कोशिश करने लगा। उसका फोन एक बार फिर से बजा, पर आदित्य ने इस बार भी फोन काट दिया। 2-3 बार लगातार फोन काटने के बाद भी जब फोन आना बंद नहीं हुआ तो आदित्य बाहर आकर गुस्से में फोन उठाते हुए बोला, मैं आप लोगों को कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा डिसीजन फाइनल है, तो आप लोग क्यों बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हैं? सर, समझने की कोशिश करिए, आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। सामने से आवाज आई तो आदित्य झल्लाते हुए बोल पड़ा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, और हाँ, अगली बार मुझे कॉल करके परेशान किया ना तो मैं आपकी कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगा। आदित्य गुस्से में फोन रखते हुए जैसे ही अंदर आने के लिए मुड़ा, वहां आरोही खड़ी थी और वो हैरानी भरी निगाहों से आदित्य की तरफ देख रही थी। आरोही, क्या हुआ? आदित्य ने घबराते हुए पूछा तो आरोही आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, किसका कॉल था? अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसी ही कंपनी के सीईओ का था, वो जबरदस्ती मुझसे डील करना चाहते हैं। आदित्य ने झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहा तो आरोही उसे घूरते हुए बोली, आपको क्या लगता है इस झूठी मुस्कान के साथ आप आसानी से सच को छुपा लेंगे और मैं मान भी लूंगी? प्लीज बताइए ना आदि, क्या छुपा रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो, आदित्य ने बुझी हुई आवाज में कहा तो आरोही उसका हाथ थामते हुए बोली, आप पर खुद से भी ज्यादा यकीन है, पर न जाने क्यों इस बार मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। वो आरोही दरअसल, ये कहते हुए आदित्य रुक गया तो आरोही उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, मुझसे बात शेयर करने के लिए अगर आपको इतना सोचना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है, इसीलिए तो आप अब तक मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आरोही की बात सुनकर आदित्य घबरा कर बोल पड़ा, ऐसा कुछ नहीं आरोही, तुम्हारे प्यार में कमी नहीं है, मैं तुम्हें सब बताता, पर तुम वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, और जैसे मैं ये बात भूल गया हूं तुम भी ये बात भूल जाओगी और इस बारे में कोई बहस नहीं करोगी। ये वादा तो मैं बात जानने के बाद करूंगी, आरोही ने गंभीरता से कहा। प्लीज आरोही, आदित्य ने कहा तो आरोही बीच में बोल पड़ी, मुझ पर यकीन रखिए और बताइए क्या बात है। आरोही की जिद के आगे आदित्य को हार माननी ही पड़ी और वो उसे बताने लग गया, उस दिन जिस दिन मैं तुम्हारे लिए क्लब में गाना गा रहा था, मुझसे एक आदमी आकर मिला। हालांकि वो मुझे पहले से ही देव मेहरा के बेटे के नाम से जानता था, पर मैंने जब उससे कहा कि मैं यहाँ अपनी खुद की पहचान बनाने आया हूँ तो उसने मुझे एक ऑफर दिया। कैसा ऑफर? आरोही ने चौंक कर पूछा। दरअसल वो लड़का रोहित एक इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी के लिए काम करता है और उसका काम अपनी कंपनी के लिए ऐसे सिंगर की तलाश करना था जिनकी आवाज में एक नयापन हो। जिस वक्त मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया वो उस वक्त वहां क्लब में मौजूद था। उसे मेरी आवाज में एक अलग ही जादू नजर आया और उसने मुझे ऑफर दिया कि अगर मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करूं तो मैं अगला इंटरनेशनल रॉकस्टार बन सकता हूं। उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी कंपनी सारी जरूरी ट्रेनिंग देने के बाद ही कॉन्सर्ट प्लान करेगी और अगर एक बार मैंने गाना शुरू कर दिया तो लोग मुझे देव मेहरा के नाम से नहीं बल्कि मेरे खुद के नाम आदित्य मेहरा के नाम से जानेंगे। पर आपके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका तो बचपन से ही सपना था ना रॉकस्टार बनने का, फिर अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आरोही ने हैरानी से पूछा तो आदित्य मायूस होकर बोला, डैड की वजह से। डैड हमेशा से चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। मैंने उन्हें वादा भी किया था कि मैं पूरी लगन से उनके बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। अब अगर मैंने अपने वादे से हटकर अपने सपने के बारे में सोचा तो ये खुदगर्जी होगी। सारी जिंदगी डैड ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, अब अगर बुढ़ापे में भी मैंने उन्हें आराम देने की जगह अपने सपने उन पर थोपे तो मुझसे ज्यादा बुरा तो कोई हो नहीं सकता। मैं जानता हूँ डैड मुझे मना नहीं करेंगे, पर मेरे भी तो उन्हें लेकर कुछ फर्ज है ना, इसीलिए अब मैं वही करूंगा जो डैड चाहते हैं। अगर मुझ में टैलेंट है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो आगे भी मिल जाएगी, पर अपने डैड के लिए कुछ करने का मौका शायद बार बार ना मिले। तुम ही बताओ आरोही, मैंने सही किया या गलत? आदित्य की बातें सुनकर आरोही सोच में बढ़ गई। डैड के लिए अपने सपने को ठोकर मारकर आपने एक आदर्श बेटे होने का सबूत दिया है, पर अब आप अपने सपने के इतने करीब आकर वापस लौट जाओ। मैं ये नहीं होने दे सकती, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। सही गलत तो पता नहीं, पर हाँ, आपने अपने बेटे होने का फर्ज बखूबी निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू आदि, आरोही ने मुस्कुराकर कहा तो आदित्य उसके गले से लगते हुए बोल पड़ा। थैंक यू सो मच आरोही, मुझे समझने के लिए। अंदर पार्टी में कृति ने भी मौका देखकर कुणाल को अपने दादाजी और दादी जी से मिलवा दिया। कुणाल ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, पर जब कृति ने उन्हें बताया कि वो कुणाल को पसंद करती है और कुणाल भी उससे बहुत प्यार करता है तो ये सच जानकर उसके दादाजी और दादी सोच में पड़ गए। क्या हुआ दादाजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कृति ने परेशान होकर पूछा तो दादाजी गंभीर होकर बोल पड़े, बेटा इन सब बातों के लिए माहौल ठीक नहीं है, हम इस बारे में घर चलकर बात करेंगे। अगले दिन घर में दादाजी को गहरी सोच में डूबा देख कृति ने एक बार फिर से पूछ लिया, क्या बात है दादाजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कल रात भी आपने कुछ नहीं बताया।
प्लीज बताइए ना दादाजी, क्या बात है? क्या आप मेरे और कुणाल के रिश्ते से खुश नहीं हैं? क्या आपको कुणाल पसंद नहीं है? कृति के सवाल सुनकर दादाजी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है बेटा, कुणाल बहुत अच्छा लड़का है, पर वो हमारे धर्म का नहीं है। तुम कैसे उसके परिवार में एडजस्ट कर पाओगी? यही सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ। इससे पहले कृति कुछ जवाब देती, सामने खड़ी दादी जी भी बोल पड़ी, हाँ बेटा, और फिर लोग क्या कहेंगे कि तेरे माँ पापा के जाने के बाद से तेरे दादा और दादी जी तेरे लिए अपनी बिरादरी का एक लड़का भी नहीं ढूंढ पाए। आप चिंता मत करिए दादाजी, कुणाल बहुत सुलझे हुए हैं, मुझे उनके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और रही बात लोगों की, तो वो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, उनका काम है कहना। कृति ने उन दोनों को समझाते हुए कहा तो दादाजी फिर से बोल पड़े, तू समझ नहीं रही है बेटा, एक बार हमारे हिसाब से सोच कर देख, तेरे सिवा हमारा है ही कौन। इसीलिए हमने सोचा कि हम तेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करेंगे जो हमारे साथ इसी घर में रहेगा और इस बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। पर कुणाल एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़का है, वो कभी भी इस घर का घर जमाई नहीं बनेगा। तेरे ससुराल जाने के बाद हम किसके सहारे रहेंगे बेटा? इस बुढ़ापे में हम तेरे बिना कैसे रह पाएंगे? दादाजी ने नम आंखों से कहा तो कृति की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने दादाजी और दादी जी को कस के गले से लगा लिया और रोते हुए सोचने लगी, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे सिवा दादाजी और दादी जी का है ही कौन। अगर मैंने भी कुणाल के साथ अपनी अलग दुनिया बना ली तो ये दोनों किसके सहारे रहेंगे? मैं जानती हूँ कुणाल बहुत अच्छे हैं और शायद ये सब जानकर वो इस घर में रहने को भी तैयार हो जाए, पर उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, पेरेंट्स, मैं उन्हें इन सब से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दे सकती। आई एम सॉरी दादाजी, दादी, अपने बारे में सोचते सोचते मैं आपके बारे में सोचना भूल ही गई, पर आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप लोग चाहेंगे। कृति ने सिसकते हुए कहा तो दादाजी उदास होकर बोल पड़े, हम जानते हैं हम बहुत खुदगर्ज हो रहे हैं बेटा, पर हम भी मजबूर है। बेटे और बहू को तो हम पहले ही खो चुके हैं, अब उसकी निशानी को खुद से दूर होते नहीं देख सकते। ये कहते हुए दादाजी की आंखों में आंसू आ गए तो कृति उन्हें पोंछते हुए बोल पड़ी, कोई बात नहीं दादाजी, कुणाल का प्यार आप दोनों के प्यार से बढ़कर नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं उसे आसानी से भूल जाऊंगी। इतना कहकर कृति भागते हुए अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच उसका फोन बजने लगा। कृति ने रोते रोते फोन देखा, कुणाल का था। कृति ने सिसकते हुए फोन काट दिया। कुणाल ने फिर से कॉल किया पर कृति ने इस बार भी उसका फोन काटकर फोन स्विच ऑफ कर दिया। आदित्य ऑफिस के लिए निकल गया था और देव ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे कि तब तक आरोही वहां आ गई। अरे बेटा, आओ आओ। आरोही को देखकर देव ने मुस्कुराकर कहा तो आरोही गंभीर होकर बोल पड़ी, मुझे आपसे और माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। आरोही को देखकर अवंतिका भी वहां आ गई और दोनों एक साथ ही बोल पड़े, हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है? आरोही ने उन दोनों को आदित्य की अपॉर्चुनिटी वाली सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान रह गए और देव भावुक होकर बोल पड़े, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरा आदि अपनी जिम्मेदारी इतने अच्छे से समझने लगेगा। कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए अपने सपने तक का त्याग कर देगा। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। अवंतिका ने नम आंखों से कहा तो आरोही खुश होकर बोली, इसका मतलब आप दोनों को उसके रॉकस्टार बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे नहीं बेटा, हमने तो हमेशा से यही चाहा है कि वो अपनी जिंदगी में जो करना चाहता है करे, पर बस उस सनाया का पीछा छोड़ दे। अवंतिका ने खुश होकर कहा तो देव भी बोल पड़े, मैं कभी अपने बिजनेस की जिम्मेदारी उस पर थोपना नहीं चाहता था, पर जब मैंने देखा कि वो उद्देश्यहीन है, उसने अपनी जिंदगी को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की है, तब मुझे जबरदस्ती उसे बिजनेस का हवाला देना पड़ा। पर अंकल, इस बार आदित्य भी पूरी तरह से गलत नहीं है, आपने बहुत काम किया है, अब आपको भी तो आराम की जरूरत है, और फिर आखिर आप कब तक काम करते रहेंगे? आरोही ने परेशान होकर कहा तो देव मुस्कुरा कर बोल पड़े, तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक बेटा ही नहीं, एक बेटी भी है। अब से मेरा बिजनेस कृति संभालेगी। देव की बात सुनकर आरोही और अवंतिका दोनों बहुत खुश हो गए और आरोही मुस्कुरा कर बोल पड़ी, थैंक गॉड की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतनी आसानी से मिल गया। थैंक यू अंकल। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए बेटा, क्योंकि आज अगर हम इतने खुश हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। देव ने आरोही का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा तो अवंतिका भी मुस्कुरा कर बोल पड़ी, देव सही कह रहे हैं बेटा, अगर आज हमें अपना बेटा वापस मिला है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच बेटा। आपकी बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है माँ, आप मुझे बेटा भी बोलती हैं और थैंक यू भी बोलती हैं। आरोही ने मुंह बनाकर कहा तो देव भी शिकायती अंदाज में बोल पड़े, और मुझे तेरी ये बात अच्छी नहीं लगती कि तू इसे माँ बोलती है और मुझे अंकल, दैट्स नॉट फेयर। मैं कोई अंकल टाइप्स लगता हूँ क्या? देव की बात सुनकर अवंतिका हंसने लगी और आरोही ने शर्मा कर अपनी नजर झुका ली।
अब से तू मुझे भी पापा बोलेगी, और वैसे भी थोड़े टाइम बाद तो मैं ऑफिशियली तेरा पापा बनने ही वाला हूं ना। देव ने मुस्कुराकर कहा तो आरोही ने शर्माते हुए जी पापा कह दिया।